Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग चैप्टर के हाईली एक्सपेक्टेड MCQs के बारे में। हम हाईली एक्सपेक्टेड इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वी नेवर नो कौन से वाले पूछे जाएं, कौन से वाले नहीं पूछे जाएं। सो अपन ऐसी उम्मीद लेके चलते हैं कि इनमें से बहुत सारे पूछे जाएंगे, तो विल बी प्लानिंग अकॉर्डिंगली। ठीक है, हम कुछ MCQs ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम आगे के MCQs पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट MCQ इज अबाउट some plans are used repeatedly in similar situation. Identify the type of plan. यहाँ आपको बताना है कि out of all these plans ऐसा कौन सा प्लान है जिसका इस्तेमाल बार बार होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा प्लान जिसका इस्तेमाल, जिसका यूज़ हम बहुत बार करते हैं, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे ना हम एलिमिनेशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, इसमें एलिमिनेशन मेथड की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको MCQs के लिए एक मेथड बता रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। ये क्या होता है, मानिए आपको किसी पर्टिकुलर MCQ का एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, फर्स्ट से हम यही बोल देते हैं यही आंसर हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना एक एक ऑप्शन देखेंगे, चारों ऑप्शन होते हैं ना, उनमें एक एक करके हर एक ऑप्शन को देखेंगे, सोचेंगे क्या ये आ सकता है आंसर में, और जहाँ पे हमें लगे कि ये तो बिल्कुल ही आंसर नहीं हो सकता, वहाँ पे पहले ही क्रॉस लगा देंगे। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब आपको 3 में से डिसाइड करना है कौन सा आंसर है। KBC शो देखा है कभी अमिताभ बच्चन सर का, उसमें वो 50-50 का ऑप्शन देते हैं, वो होती है ना लाइफ लाइन, 50-50 की लाइफ लाइन। उसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपने वो लाइफ लाइन ली, 2 ऑप्शन गायब हो जाएंगे जो कि गलत होते हैं। तो अब आपको चॉइस फॉर्म करनी है कि इन 2 रिमेनिंग ऑप्शन में से ही चुनना है। दैट विल बी क्वाइट सिंपल फॉर यू, क्योंकि या तो आंसर ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, तो यहाँ पे आपके लिए आंसर देना थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड होता है, मतलब वो 50-50 का ही नॉर्मल वर्जन हम एलिमिनेशन मेथड मानते हैं, जिसमें हम जिनका बिल्कुल स्कोप नहीं होता आंसर होने का, उनको पहले ही हटा देते हैं और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमारा आंसर कौन सा होगा। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं MCQs में करेंगे जो आपको अच्छी तरह नहीं पता हो, जिनके आंसर पे आपको श्योरिटी ना हो। ठीक है, चलिए तो पढ़ लेते हैं। हमें बताना था इनमें से वो कौन से तरह का प्लान है जो रिपीटेडली यूज होता है। अब पहला हम बात करते हैं नन ऑफ द अबव, इसके बारे में बाद में आएंगे क्योंकि वो तो हमें देखना पड़ेगा ना ऑलरेडी जो दिए हुए हैं। फिर है पॉलिसी प्लान। पॉलिसी प्लान हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो शायद ये आंसर हो सकता है। उसके बाद सिंगल यूज प्लान, नाम से ही समझ में आ रहा है सिंगल यूज प्लान, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक ऑप्शन गायब हो गया आपका। फिर बच्चा हमारा स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, जो खड़ा रहता है। खड़ा रहता है मतलब जो रिपीटेडली इस्तेमाल हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक ऐसे प्लान के बारे में बताना है जिसको रिपीटेडली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो स्टैंडिंग प्लान विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आंसर क्या है यहाँ पे, आंसर है D। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ये क्या बोलता है, नेम द टाइप ऑफ प्लान विच इज द फॉर्म ऑफ जनरल स्टेटमेंट्स एंड चैनलाइजेस द एनर्जी टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक ऐसे प्लान के बारे में बताना है जो कि जनरल स्टेटमेंट के वे में होता है, जो कि क्या होता है, जनरल स्टेटमेंट के वे में होता है। अब यहाँ पे पहले ही आप ऑप्शन देख लेना, इन ऑप्शन में हमने पढ़ा था कि ये कुछ कुछ स्पेसिफिक वे में होते हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिक वे में होते हैं, तो वो जनरल वे में नहीं होते हैं। तो वहाँ से ही आप कुछ पॉइंट्स को एलिमिनेट कर पाओगे, लेकिन मैं अभी आंसर डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, आपको खुद सोचना पड़ेगा। हमें ऐसे जनरल स्टेटमेंट के बारे में बताना है जो कि एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब डिफरेंट एनर्जीज को चैनलाइज करके एक डायरेक्शन में भेजते हैं। ऐसा कौन सा प्लान होता है। बजट, क्या बजट होता है, बजट में मॉनेटरी वर्ड जरूर इस्तेमाल होता है। क्या यहाँ पे मॉनेटरी वर्ड इस्तेमाल हुआ है, नहीं हुआ। क्या बजट होगा, नहीं होगा।
रूल क्या होता है? रूल डिसिप्लिन एस्टेब्लिश करने के लिए होता है। यहाँ पे कहीं आपको डिसिप्लिन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मेथड क्या होता है? मेथड एक तरीका होता है, फॉर्मूला होता है जिसको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं सो दैट हमारा हर एक चीज़ यूनिफॉर्म वे में चले। लेकिन क्या वो जनरल फॉर्म में होता है? समवॉट, लेकिन क्या बहुत ज़्यादा? अब यहाँ पे है लास्ट हमारा पॉलिसी। पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होती है। इसकी वजह से चीज़ें जो पहले डिफरेंट वे में होती थी अब यूनिफॉर्म वे में चलेंगी। तो समवट ये यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं जो क्वेश्चन है। बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? पॉलिसी होगा। दोबारा से बता देती हूँ मैं यहाँ पे, पॉलिसी आंसर क्यों होगा? क्योंकि पॉलिसी में हम क्या करते हैं? जनरल स्टेटमेंट के फॉर्म में देते हैं और चैनलाइज करते हैं एनर्जी टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना समवॉट आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए जो बुक में दी हुई है, क्योंकि कहीं कहीं ना हमने पॉलिसी की डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम पढ़ी है। तो अगर आपको डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से पता होगी तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ईजिली बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सो डेफिनेशंस पे फोकस करना। लास्ट है थर्ड है अ कंपनी वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। देखो, समझो, सोचो, याद करो। ये अपन ने कहीं पढ़ी है लाइन, बिल्कुल सेम वे में। पुराने वाला याद करो, वीडियोस अगर देखी होंगी तो आपको याद होगा कि ये पर्टिकुलर लाइन हमने कहीं ना कहीं पढ़ी है। तो अ कंपनी वांट्स टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, व्हाट टाइप ऑफ प्लान शुड इट बी प्रिपेयरिंग? इसको किस तरह का प्लान बनाना चाहिए? ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, नन ऑफ द अबव। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट लाइन हम पढ़ चुके हैं हमारे स्ट्रैटेजी में। स्ट्रैटेजी जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, कोई नया डिपार्टमेंट बनाना है, कुछ और नया करना है, तो उस टाइम पे हम स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आंसर विल बी स्ट्रैटेजी। तीनों को मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। Some plans are used repeatedly in similar situation. कौन से? स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान स्टार्टिंग से ये होता है कि वो बार इस्तेमाल होते हैं, और ये सेम चीज़ स्टैंडिंग प्लान की डेफिनेशन में भी लिखी हुई थी। तो डेफिनेशन समझना, सुनना, याद करना ज़रूरी है। नेम द टाइप ऑफ प्लान जो कि चैनलाइज करती है एनर्जी को सेम वे में, सेम डायरेक्शन में, पॉलिसी। लास्ट, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, क्या चाहिए, क्या कौन सा प्लान चाहिए? तो हमें चाहिए स्ट्रैटेजी। सो ये हो गए हमारे 3 MCQ। इससे पहले कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट करें और बाकी के MCQ पढ़ें, माइंड दिस थिंग कि डेफिनेशंस याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना डेफिनेशन के काम नहीं चलेगा। सो वो याद करना आप स्किप नहीं कर सकते। हमने बीच में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देखे थे जहाँ पे डायरेक्टली डेफिनेशंस पूछी गई थी, तो याद रखिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। दैट्स इट। अब हम जंप करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आगे के ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं, ऑब्जेक्टिव्स एज एन MCQs। ओके, ये बोलते हैं विच प्लान इज डिफाइंड एज द फॉर्मलाइज्ड और सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन एंड रेपिटेटिव जॉब्स। एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन पढ़ी है हमने किसी चीज़ की, एग्जैक्टली सेम, कि वो प्लान इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि हम थोड़ी सी चीज़ें फॉर्मलाइज कर सके और सिस्टमैटिक वे में कर सके कोई ऐसा काम जो कि आपका रूटीन नेचर का होता है। अगर आपको याद हो तो हमने थोड़े टाइम पहले डिफरेंस भी पढ़े थे, राइट? डिफरेंसेस में भी ये पॉइंट कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया था। कौन सा है ये? सोचिए। यहाँ पे मैं आंसर करूं उससे पहले आंसर आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। ये होती है इफेक्टिव स्टडी। यहाँ पे मैं ऑप्शन रीड करूं आपके लिए, तो फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज स्ट्रैटेजी, थर्ड इज मेथड, फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। आप मुझे बताइए, ऑब्जेक्टिव, क्या आपने कहीं पे भी रेपिटेटिव और रूटीन जॉब्स ऐसा कुछ पढ़ा था ऑब्जेक्टिव में? आई डोंट थिंक सो। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी हर बार नहीं बनती है हर एक चीज के लिए, तो ये तो रेपिटेटिव वे में इस्तेमाल हो ही नहीं सकती। अभी डिफरेंस बिटवीन में हम पढ़ के आए हैं कि स्ट्रैटेजी हमेशा क्या होती है, अलग बनती है हर अलग सिनेरियो के लिए। तो ये आंसर अगेन नहीं हो सकता। फिर ये बोलते हैं मेथड।
मेथड में ही तो पढ़ा था हमने ये एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, मेथड। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे क्या होगा, मेथड। तो ये भी क्या होगा, गलत आंसर। सो फाइनल आंसर विल बी मेथड। मेथड का मतलब होता है एक फॉर्मुलाइज्ड और सिस्टमैटिक वे हमारी रूटीन एंड रेपिटेटिव जॉब्स करने की। अब मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराऊं तो लास्ट वीडियो में ना जब मैं मेथड्स पढ़ा रही थी ना, तो मैंने आपको ये बोला भी था कि बेटा ये रेपिटेटिव वर्ड पे थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि ये तुम्हें यहाँ MCQ में मदद करेगा। और देखो यहाँ पे हो भी गया वो चीज़। नेक्स्ट ये बोलते हैं सिंगल यूज प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड टू अचीव अ स्पेसिफिक टारगेट। मतलब यहाँ पे सिंगल यूज प्लान्स के बारे में बात हो रही है कि सिंगल यूज प्लान्स क्यों बनाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल यूज प्लान का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे प्लान्स जिनका सिर्फ सिंगल यूज ही होता है, उसके बाद उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। सो फर्स्ट इज फॉर्मुलेटेड टू अचीव अ स्पेसिफिक टारगेट, responsible and can be feasible, easily fixed, comes under the standing plan, none of the above। अब एक एक करके हम देखेंगे। comes under the standing plan, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान पोल्स अपार्ट चीज हैं, इनके तो हम डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं, तो ये स्टैंडिंग प्लान में कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। मतलब थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। रिस्पॉन्सिबल एंड कैन बी इजिली फिक्स्ड, सीरियसली इजिली, सिंगल यूज में हमने पढ़ा था ये बहुत टाइम लगाता है बनने में, बहुत अलग से बनता है। फॉर्मुलेटेड टू अचीव अ स्पेसिफिक टारगेट, स्पेसिफिक टारगेट मतलब एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए बनाया जाता है, कुछ ऐसा ही तो पढ़ा था हमने सिंगल यूज प्लान में कि सिंगल यूज प्लान हर बार बनता है जब भी आपकी स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इच आंसर विल बी आंसर नंबर 1। सो नन ऑफ द अबव भी गलत हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं दोबारा से रिवाइज कराऊं तो ये बोलते हैं which plan is defined as formalized or systematic way of doing routine and repetitive jobs। कुछ नहीं है, एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन हम मेथड्स के बारे में प्रीवियस वीडियोस में पढ़ के आ चुके हैं, उसी पर्टिकुलर डेफिनेशन को यहाँ पे लिख दिया है। जैसे मैं आपको बता रही थी प्रीवियसली कुछ वीडियोस में कि केस स्टडीज बहुत इजी आती हैं बिजनेस स्टडीज में, उसी तरह से अगर आप MCQs पे भी थोड़ा फोकस करो ना, ये भी बहुत सिंपल आते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल आते हैं। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे रॉट लर्निंग करनी पड़ेगी, रटने वाला काम करना पड़ेगा, आपको डेफिनेशन रटनी पड़ेगी, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेफिनेशन पिक करते हैं और यहाँ पे चिपका देते हैं। यहाँ पे समझने वाला काम थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सिंगल यूज प्लान्स, क्योंकि सिंगल यूज प्लान्स एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए बनते हैं, एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए बनते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच सिंगल यूज प्लान्स का आंसर हम ये लिख देंगे कि फॉर्मुलेटेड टू मैनेज द स्पेसिफिक सिचुएशन। सो ये हो गई हमारी 2 और MCQ। अभी हमने पहले 3 पढ़ी हैं, अब हम 2 और पढ़ चुके हैं, अब हम और पढ़ेंगे हमारे आगे की वीडियो में। आगे के MCQ कुछ इस तरह से हैं। अच्छा, ये वाले MCQ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये वाली डेफिनेशन हमने नहीं पढ़ी थी। जब मैं आपको प्लानिंग बता रही थी चैप्टर के बारे में सब कुछ, तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ाई थी, कुछ ऐसे महानुभव लोगों की जो अक्सर बिजनेस स्टडीज़ की बहुत सारी डेफिनेशन देते रहते हैं। यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए। ठीक है, ये बोलते हैं प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, ये लाइन तो हमने बहुत सारी डेफिनेशन में पढ़ ली है। उसके बाद इट इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोग्राम्स अमंग ऑल्टरनेटिव्स। इसने प्लानिंग की सारी चीज़ों को, टाइप्स ऑफ प्लान्स को भी इंक्लूड कर दिया है डेफिनेशन में। हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़े थे, लाइक ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। इन्होंने क्या किया, इन महानुभव ने क्या किया कि सारे टाइप्स को कंबाइन करके प्लानिंग की डेफिनेशन बना दी। तो अगर आप यहाँ गौर करें तो फर्स्ट लाइन तो बहुत सारे लोग अपने डेफिनेशन में यूज कर चुके हैं,
लेकिन ये टाइप्स हर एक इंसान ने अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किए थे। यहां ऑप्शन दिया हुआ है कि ये डेफिनेशन किस किस के द्वारा दी जा सकती है। फर्स्ट नहीं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। चेस्टर बैरनेट, हमने इनका नाम ही नहीं सुना है अभी तक, ठीक है, मतलब इस चैप्टर में नहीं सुना है। पीटर ड्रंकर, नहीं सुना, मतलब सुना था लेकिन ये डेफिनेशन नहीं थी उनकी। हेनरी फ्योल, ये तो बहुत ही अलग डेफिनेशन थी। इफ़ यू रिमेंबर फ्योल सर की डेफिनेशन जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बोला था ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, तो इसको याद मत करना, ना ही पेपर में लिखना, कोई और लिख लेना। तो ये भी नहीं है क्योंकि उनकी तो बहुत ही अजीबोगरीब थी। बचा क्या? इसमें कुछ समझने लायक नहीं था, कुछ भी समझने लायक नहीं था, बस इसमें याद करने वाला था कि ये पर्टिकुलर डेफिनेशन जिसमें टाइप्स भी इंक्लूडेड हैं वो दी है एम.एच. हर्ले सर ने, ठीक है। तो याद रखना एम.ई. हर्ले ने क्या दिया है, वो डेफिनेशन दी है जिसमें टाइप्स भी इंक्लूडेड हैं, रट लो इसको तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्लान्स आर मेड फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। बिल्कुल हम मानते हैं जो प्लान्स होते हैं वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के लिए बनते हैं। कभी वो वीकली बेसिस पे बन जाते हैं, कभी वो मंथली बेसिस पे बनते हैं, कभी वो ईयरली बेसिस पे बनते हैं, ठीक है। तो हम मानते हैं कि इट्स बेस्ड ऑन टाइम ड्यूरेशन। एट द एंड ऑफ सच टाइम पीरियड न्यू प्लान्स हैव टू बी ड्रॉन। ये बोलते हैं जब वो टाइम पीरियड खत्म होता है उसके बाद नए प्लान्स बनते हैं। अगर मैंने आपको प्लानिंग में पहले, अगर आपने देखी हो वीडियोस तो आपको बताया था, मैंने नहीं अगर वाली बात करी थी, बट ठीक है जो भी है, तो मैंने बेसिकली आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि प्लान्स हमेशा चलते रहते हैं। एक प्लान खत्म होगा दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हिंट दे रही हूँ आपको। अब आपको बस ये देखना है कि इनमें से कौन से वाला पॉइंट सही है अबाउट प्लानिंग। ये बोलते हैं आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ प्लानिंग, मतलब इस लाइन में कौन से फीचर की बात हुई है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। एक एक करके पढ़ते हैं। प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो कि डिफरेंट लेवल्स पे फॉलो होती है। मतलब ये वाले लेवल को भी करनी पड़ेगी, ये वाले लेवल को भी करनी पड़ेगी, ये वाले लेवल को भी करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम हर एक डिपार्टमेंट को भी करनी पड़ती है। तो इस डिपार्टमेंट को भी करनी पड़ेगी, इसको भी करनी पड़ेगी, इसको भी करनी पड़ेगी। इसका मतलब होता है परवेसिव। तो प्लानिंग परवेसिव है। बट यहाँ पे कहीं डिपार्टमेंट्स की बात हुई है, यहाँ पे कहीं लेवल्स की बात हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, मतलब प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के बारे में होती है, प्रेजेंट या पास्ट के बारे में नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा पूरा, क्या कहीं पे भी फ्यूचर की बात हुई है, नहीं हुई है, तो अगेन आंसर गलत। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में डिसीजन लगता है, वो मैंने आपको बताया था ना, आउट ऑफ ऑल द ऑल्टरनेटिव्स आपको एक को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यस डिसीजन मेकिंग तो लगती है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ये बात लिखी हुई है कि डिसीजन से रिलेटेड कुछ हो, नहीं। बचा क्या ऑप्शन, प्लानिंग इज कंटिन्यूस। अब आप देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्लानिंग एक टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है। जैसे ही वो टाइम ड्यूरेशन खत्म होता है उसके बाद नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब प्लानिंग क्या हुई, कंटिन्यूस हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लानिंग इज कंटिन्यूस। सो ये दो और क्वेश्चंस हो गए हमारे एमसीक्यू के। रिवाइज कराऊं तो फर्स्ट वाले में रिवाइज कराने वाली कोई चीज़ नहीं है। एक डेफिनेशन दी हुई है जिसमें प्लानिंग के टाइप्स को ही डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया है। और ये सर कौन से थे जिन्होंने ये डेफिनेशन दी है, एम.ई. हर्ले सर हैं। आई डोंट नो एनसीईआरटी में इनकी डेफिनेशन दी हुई है कि नहीं दी हुई है, बट आप ज़रूर याद करके जाना। प्लान्स एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए बनते हैं, जब स्पेसिफिक ड्यूरेशन खत्म हो जाती है तो उसके बाद दोबारा से प्लान्स बनते हैं। तो ये कौन से फीचर को जताता है, तो हमने आउट ऑफ 4 फीचर्स देखा कि ये उस फीचर को जताता है कि प्लानिंग क्या होती है, कंटिन्यूस होती है।
सो ये हो गए हमारे 2 और MCQ। अब आगे के MCQ पढ़ते हैं हम लोग। आगे के MCQ कुछ इस तरह से हैं। ये बोलता है नेम द टाइप ऑफ प्लान इन विच द मूव ऑफ कॉम्पिटिटर इज कंसिडर्ड। फाइनली मेरे वाला क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ। जब मैं आपको पढ़ा रही थी वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लान, तो मैंने बहुत बार बोला था कि इसमें हम कॉम्पिटिटर्स पे नज़र रखते हैं। याद हो तो मैंने आपको एक क्लासरूम का एग्जाम्पल दिया था जहाँ पे लड़कियों और लड़कों में कंपटीशन हो रहा था। लड़कों का प्लान पता चलता है लड़कियों को और वो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाती हैं, और उस टाइप ऑफ प्लान को हम किसी एक नाम से जानते थे, जानते हैं, जानेंगे। तो वो कौन सा था, आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट इज बजट। बजट में, हमारे बजट में कॉम्पिटिटर का क्या लेना देना। मैं बोलती हूँ हमारे घर में शादी है, ठीक है, एक पड़ोस में फैमिली रहती है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है। अब मेरे घर की शादी का जब बजट बनेगा तो मुझे उस कॉम्पिटिटर से क्या मतलब है बताओ। मैं तो अपने बजट को अपने अकॉर्डिंग सेट करूंगी ना, तो यहाँ पे तो कॉम्पिटिटर का कोई रोल नहीं है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल बना रही हूँ, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल सोच रही हूँ, मैं अपने घर के लिए रूल्स बना रही हूँ। अब ऐसे में मैं कॉम्पिटिटर को क्यों देखूंगी कि कॉम्पिटिटर्स के क्या क्या रूल है, मैं उसके अकॉर्डिंग रूल बना दूं। कोई सेंस नहीं बनता ना। मेथड, मेरे यहाँ पे जब कुकीज बनती थी उसमें अंडे डलते थे, उसी की वजह से उनकी तारीफ होती थी। कॉम्पिटिटर यहाँ पे क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है उससे मुझे क्या लेना देना है। मैं तो अपने मेथड्स अपने अकॉर्डिंग पिक करूंगी ना। अगेन ये आंसर नहीं हो सकता। बचा कौन सा, स्ट्रैटेजी। यस, जब से मैं आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बता रही हूँ, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन वाली वीडियो टू डिफरेंस बिटवीन वाली वीडियो, हर एक वीडियो में मैंने यही बात बोली है कि स्ट्रैटेजी हमेशा कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रख के बनाई जाती है, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके बनाई जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, स्ट्रैटेजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट एट द ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल मेक्स प्लान फॉर। यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, बच्चों को ना अक्सर ये लोअर मैनेजमेंट में ना काफी कंफ्यूजन जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये बोलते हैं मैनेजमेंट एट ऑपरेशनल लेवल या फिर सुपरवाइजरी लेवल, मतलब नीचे वाले मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है जो इस लेवल पे आते हैं, इनके बारे में बात हो रही है। दे मेक प्लान्स फॉर whom, फॉर वॉट, लाइक नॉट फॉर whom, फॉर वॉट। whom तो का आंसर होगा कि वो अपने लिए ही प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऐसे बाइफिकेटेड होती है, ऊपर आते हैं टॉप मैनेजमेंट, फिर आती है मिडिल मैनेजमेंट और फिर आती है हमारी सुपरवाइजरी मैनेजर। तो सुपरवाइजरी मैनेजर किस चीज के बारे में प्लान बनाती हैं। फर्स्ट है स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब भी स्ट्रैटेजी बनती है वो टॉप लेवल वाले बनाते हैं, मतलब टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट लाई करती है वही स्ट्रैटेजी बनाती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो और कोई नहीं बनाएगा, यही बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड है डिपार्टमेंटल वर्किंग। ये क्या करते हैं, ये करते हैं मिडिल लेवल वाले यूजुअली। तो लास्ट क्या बचा हमारा, लास्ट हमारा बचा डे टू डे वर्किंग। डे टू डे वर्किंग, आज क्या करके जाना है, आज कौन सा काम करके जाना है, आज कितने पीस तैयार हो जाने चाहिए, वर्कर्स घर कब जाएंगे, वर्कर्स के ऊपर राज कौन करता है, इस चीज के बारे में। और ये करती है ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल। दोबारा से समझ लीजिए, हमारे यहाँ पे 3 तरह की मैनेजमेंट होती है, टॉप लेवल वाली, मिडिल लेवल वाली और सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेशनल लेवल वाली। टॉप लेवल वाली पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजी बनाती है, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, टॉप लेवल वाला हो जाएगा। तो टॉप लेवल की बात हो रही है नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में ऑपरेशनल लेवल की बात हो रही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता।
डिपार्टमेंटल वर्किंग यूजुअली ये लोग करते हैं जिनके डिपार्टमेंट्स बाइफिकेटेड होते हैं, तो ये मिडिल लेवल का काम हो जाएगा। बचा कौन सा, डे टू डे वर्किंग, यस, वर्कर्स को संभालना, डे टू डे वर्किंग देखना, वो किसका काम है, सुपरवाइजरी लेवल का काम है। तो ये कौन मैनेज करेगा, ये करेंगे ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल वाले लोग। सो दोबारा से समझाती हूँ, ये दोनों ही क्वेश्चन, फर्स्ट वाला बहुत सिंपल है क्योंकि कॉम्पिटिटर जहाँ पे लिखा है मतलब वो स्ट्रैटेजी के बारे में ही बात कर रहे हैं, आंखें बंद करके आप ये आंसर पिक कर सकते हैं। मत करना, बस ऐसे ही बोल रही थी बोलने के लिए, पढ़ना जरूर क्वेश्चन को, ठीक है। कहीं वो क्वेश्चन को मोल्ड करके कुछ और कॉम्पिटिटर कहीं इंसर्ट कर दिया और तुमने बोला पायल मैम ने बोला था कि ये तो यहाँ पे यूज होना चाहिए और आपने आंसर वो कर दिया, मत करना, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। सेकेंड ये बोलते हैं ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल किसके लिए प्लान्स बनाता है, किसके लिए वो करता है, तो वो डे टू डे वर्किंग के लिए करता है और किसके लिए करता है, वर्कर्स के लिए बनाता है। तो ये हो गया 2 और हमारे MCQ। अब इतने सारे MCQ देखे हैं तो 2 और देख लेते हैं, बचे हुए 2 भी हम खत्म करते हैं और फिर इस पूरे चैप्टर के MCQs खत्म हो जाएंगे। आगे के MCQ कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मानव लिमिटेड। मानव लिमिटेड प्रिपेयर्स बजट इन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस वीडियोस में ले जाना चाहती हूँ, उसकी याद दिलाती हूँ कि जब मैंने आपको बजट पढ़ाया था, बजट टाइप ऑफ प्लान पढ़ाया था, तो ब्रैकेट में ना वो सिंगल यूज प्लान होता है या स्टैंडिंग प्लान होता है वो भी बताया था। अगर आपको याद हो तो उसको ही याद रखना है। वहाँ पे भी मैंने पिन पॉइंट किया था कि इस चीज़ को याद रखना है, इससे MCQ आ सकता है। मैं जो बोलती हूँ ना कि इससे MCQ आ सकता है वही MCQ आ जाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं पहले MCQ पढ़ लेती हूँ उसके बाद मैं आप लोगों को ऐसे बताती हूँ, नहीं, वो सिर्फ मेरी अजम्पशन होती है जो कि सही हो जाती है। सो मैं जिन जिन को इम्पोर्टेंट बोलती हूँ मेरी गट फीलिंग के अकॉर्डिंग चल लिया कीजिए, आपको वो पेपर में ज़रूर आएंगे, ठीक है। ये बोलते हैं कि मानव लिमिटेड ने बजट प्रिपेयर किया कहाँ पे, एनुअल जनरल मीटिंग में। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, कंपनीज में हर साल एक मीटिंग होती है जिसमें शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि कंपनी के फाइनेंस किस तरह से चल रहे हैं, कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, कौन से मेजर डिसीजन पेंडिंग है वो लेते हैं। तो उस तरह से एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है। तो एनुअल जनरल मीटिंग में एक बजट बनाया गया, कौन से ईयर के लिए, 2016-17 के लिए। थोड़ा सा इस ईयर पे फोकस कर लेना। इस ईयर में कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन ईयर मेंशन करने में स्पेशल है। क्या स्पेशल है वो आपको आंसर से पता चलेगा। व्हाट काइंड ऑफ प्लान इज इट। मानव लिमिटेड कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग में एक बजट बनाया 1 साल के लिए, ये किस तरह का प्लान है। नन ऑफ द अबव, ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं भैया, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा, तो अभी इसको नहीं मार्क कर सकते अपन। स्टैंडिंग प्लान, स्टैंडिंग प्लान का मतलब होता है एक ऐसा प्लान जो कि बना है और अब चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। हम कौन से ईयर के लिए प्लान बना रहे हैं, 2016-17 के लिए, तो क्या ये चलता जाएगा चलता जाएगा? आई डोंट थिंक सो। मैंने आपको बोला था ना इस ईयर को मेंशन करने में कुछ स्पेशल बात है। दैट मीन्स ये एक टाइप का प्लान है, एक टाइम पीरियड का प्लान है, मतलब रिपीटेड यूज तो नहीं होगा। तो ये वाला आंसर हमारा पहले ही गलत हो जाएगा। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव प्लान। क्या यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव प्लान तो वो प्लान होता है ना जिसमें हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। बचा क्या? सिंगल यूज प्लान, क्योंकि एक पर्टिकुलर ईयर के लिए बन रहा है। विद दैट मैंने आपको जब बजट पढ़ाया था ब्रैकेट में उसमें लिखा हुआ था सिंगल यूज प्लान। बजट एक बार के लिए बनता है, फिर दूसरी चीज के लिए दोबारा बजट बनाना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी के घर शादी होती है तो शादी पे बजट बनता है, तो वो एक ही बार बनता है। ऐसा नहीं है कि हर साल के लिए इस्तेमाल करोगे आप उस चीज को, नहीं, वो स्पेसिफिकली शादी वाली सिचुएशन पे इस्तेमाल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल यूज प्लान। बजट किस तरह के प्लान होते हैं? सिंगल यूज प्लान होते हैं। आइडेंटिफाई द की एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्लानिंग के स्टेप्स सोचने हैं माइंड में। क्या क्या होते थे? हमारा ऑब्जेक्टिव सेट करना, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, ऑल्टरनेटिव सोचना, ऑल्टरनेटिव्स में से एक सेलेक्ट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, फॉलो अप लेना। ये सारे स्टेप्स पढ़े थे हमने, याद है कहीं ना कहीं? यहाँ पे वही सब मेंशन है।
आपको बताना है कि कौन सा की एलिमेंट है प्लानिंग का फॉलोइंग में से। डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचना, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचना कहीं ना कहीं प्लानिंग का पार्ट है, मेन ही पार्ट है, सबसे पहला पार्ट है, बिल्कुल ठीक है। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शंस को आइडेंटिफाई करना, करते हैं ना हम ये प्लानिंग में, बिल्कुल करते हैं। सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, वो जो आइडेंटिफाई किए थे ऑल्टरनेटिव्स उनमें से एक सेलेक्ट करना, करते हैं। अब तो ये तीनों ही सही है, फिर कौन सा आंसर सही होगा? अब मुझे नहीं पता, इतना तो तुम जान ही सकते हो। यहां हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो ये पढ़ा कि एक साल के लिए बजट बन रहा है एक पर्टिकुलर कंपनी का, तो बताइए किस तरह का प्लान है। तो ये सिंगल यूज प्लान है, क्योंकि बजट एक ही बार बनता है, अगली बार का बजट मतलब अलग बनेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जब कंट्री का बजट बनता है, हर फरवरी में कंट्री का अलग बजट बनता है ना, क्यों बनता है? क्योंकि हर साल के लिए बजट अलग बनाया जाता है। तो सिंगल यूज प्लान इसका आंसर होगा। फिर यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भैया प्लानिंग के की एलिमेंट्स के बारे में बताना है। तो कुछ नहीं करना, पूरी प्लानिंग प्रोसेस को याद करना है और उसी के बेसिस पे आंसर कर देना है, जो कि आंसर निकलेगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। सो ये थे कुछ MCQs जो कि पूछे जा सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। केस स्टडीज, MCQ, थियोरेटिकल क्वेश्चंस, तीनों की ही प्रिपरेशन करनी है अपन को बिजनेस स्टडीज में। एंड यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, यस, समाप्त हो गया है हमारा प्लानिंग चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो से हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि जितना प्लानिंग में एफर्ट्स लगाए आपको चीज़ें समझने में, उतने एफर्ट्स आपको ऑर्गेनाइजिंग में लगेंगे। लेकिन आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि प्लानिंग में जितना मज़ा आया होगा उससे ज़्यादा मज़ा आपको ऑर्गेनाइजिंग में आएगा। ये जितने भी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट में, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, ना सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपके फ्यूचर लाइफ के अकॉर्डिंग भी। कल अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें होती हैं। सो आई गेस आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर टू कम, और वो भी आपको देखना है, समझना है। दैट्स इट। नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और 11th-12th के किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में बिजनेस स्टडीज़ के आपको इशू जा रहा है तो मैग्नेट ब्रेन्स पे अलग से 2 वीडियो वो बनी हुई हैं प्लेलिस्ट, वहाँ जाके आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं वो वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।